और अब खबरें विस्तार से। संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। आज नए संसद भवन में कार्यवाही की शुरुआत होगी। इससे पहले पुराने संसद भवन में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल के सामने फोटो सेशन हो रहा है। सेंट्रल हॉल के विशेष कार्यक्रम में पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन होगा। तो आज काफी अहम है इस एतबार से कि संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है और आज ही नए संसद भवन में कार्रवाई की शुरुआत होगी। इससे पहले पुराने संसद भवन में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल के सामने फोटो सेशन हो रहा है। सेंट्रल हॉल के विशेष कार्यक्रम में पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन भी होगा। तो ये आज के उस फोटो सेशन की तस्वीर है जिस वक्त आप देख पा रहे हैं। इसमें सांसदों के एक साथ बैठ होने की तस्वीर। ये पुराने संसद भवन हॉल से नए संसद भवन हॉल की तरफ जाने से पहले का ये एक नज़ारा है। इस यादगार को यहाँ पर कैमरे के जरिए से कैद करने की कोशिश हो रही है और बताया तो यही जा रहा है कि सभी सांसद जो है वो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। तो बहुत ही खास दिन है। विशेष संसद सत्र का आज दूसरा दिन है और आज इस दूसरे दिन में कोशिश ये होगी कि बल्कि वजारत स्कूल का कार्यक्रम तय है कि दूसरे दिन में ही आज नए संसद भवन में भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जबकि उसके पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पुराने संसद भवन से दूसरे संसद भवन की ओर जाने की तस्वीर और उसके पहले जो फोटो सेशन थी उसकी तस्वीर। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता रचना, जो संसद भवन का जो संसद का जो पुराना भवन है वो उसके आसपास मौजूद है। रचना, हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस जगह पर हैं, आप हमें बताएं और आज किस तरह की का कार्यक्रम है पूरा, चूंकि आज बहुत ही खास दिन है, विशेष सत्र का दूसरा दिन है और नए भवन में आज प्रवेश भी है। जी देखिए, इस वक्त मैं पुरानी जो पार्लियामेंट है उसके बाहर खड़ी हुई हूँ और अगर हम आज के विशेष सत्र की बात करें तो बेहद ऐतिहासिक ये हो जाता है क्योंकि आज पार्लियामेंट जो पुरानी वाली पार्लियामेंट है जहाँ पर इस वक्त फोटो सेशन चल रहा है, जहाँ पर लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद जिन्हें 9:30 बजे का समय दिया गया था और वो सभी अपने समय के अनुसार वहां पर पहुंच चुके थे और फोटो सेशन चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं कि नए घर में जब हम पुराना घर छोड़कर जाते हैं तो पुराने घर की यादें साथ लेकर जाते हैं, उसको संजोकर साथ लेकर जाते हैं। ठीक उसी तरीके का ये पल है जब तमाम जो सांसद वहां पर फोटो सेशन के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि अगर हम पुराने संसद भवन की बात करें, क्योंकि 75 साल का इतिहास रहा है और कई ऐतिहासिक फैसले इस संसद से लिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सभी के लिए बेहद अविस्मरणीय पल होगा जब वो नए संसद भवन में जाएंगे। तो सुबह 9:30 बजे फोटो सेशन का ये समय है और उसके बाद 11 बजे सेंट्रल हॉल में जिस तरीके से ज्वाइंट सेशन हो रहा है, जहां पर कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री का भी संबोधन हो सकता है और उसके साथ ही जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनका संबोधन वहां पर होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मेनका गांधी, इनका संबोधन होगा और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, ये सब लोग बोलेंगे। जो अब तक का इतिहास रहा है पुराने संसद का, वो अपनी यादें साझा की जाएगी। इस ऐतिहासिक पल का, इस ऐतिहासिक इतिहास का जो 75 साल का इतिहास रहा है उसको वहां साझा करेंगे और उसके बाद नए संसद भवन से आज से कार्यवाही शुरू होगी और 1 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी और 2 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। और विशाल, आपको ये भी बता दें कि जब हम कोई नया शुभ कार्यक्रम करते हैं या शुभ काम करते हैं तो आज का दिन बेहद खास हो जाता है क्योंकि आज गणपति उत्सव का भी पहला दिन है और गणपति की पूजा करते हैं। ठीक वैसे ही गणपति उत्सव के पहले दिन ही नए
संसद भवन से जो कार्रवाई है, जो संसद की प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। और अगर हम बिल की बात करें तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि महिला बिल जो बताया जा रहा है कि इसे मंजूरी मिल गई है, कल उस बिल को पेश किया जाएगा, क्योंकि लंबे समय से 2010 में जब ये बिल की बात की गई थी, उसके बाद लंबा इंतजार था कि महिला बिल आए, तो सभी की निगाहें यहाँ पर महिला बिल पर भी टिकी हुई है, क्योंकि लगातार इंतजार कर रहे थे, क्योंकि महिला बिल यानी कि जो आधी आबादी है उसकी क्या भागीदारी रहे राजनीति में। जिस तरीके से हमेशा सवाल उठते रहे कि जो महिला सांसद है उनकी भागीदारी कम है, तो ये बिल आ जाने के बाद जो तस्वीर है, जो एक सिनेरियो है, वो कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें तो आज का दिन बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। बिल्कुल। और एक मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपने वहां कुछ जो हलचल देखी है आपने या देखी होगी फोटो सेशन से पहले भी, तो कितना अलग आप देख पा रही हैं आज के इस हलचल को, आज के इस गहमा गहमी को गुज़िश्ता बाकी दिनों के से अगर हम उसका मुकाबला करें तो? क्योंकि आज बहुत खास दिन आपने बताया कि एक तो कि पुरानी संसद की यादें जो है वो अभी उमड़ उमड़ के सबके जहनों में आ रही होंगी। फोटो सेशन हो रहा है काफी लंबे समय बाद, इसी बहाने एक ऐसा मौका है कि सब एक साथ सारे सांसद बैठे हैं, एक साथ एक दूसरे के अगल बगल, और फिर वहां से नए संसद तरफ बढ़ना भी होगा। बिल्कुल देखिए जी, बिल्कुल देखिए, जो सभी सांसद हैं या जो तमाम मंत्री हैं उनके लिए बेहद उत्साह का एक ये क्षण कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम पुराने संसद भवन की बात करें तो उससे यादें जुड़ी हुई हैं। कई ऐसी यादें, कई ऐसे सांसद हैं जो पहली बार इस पुराने संसद भवन में आए थे प्रतिज्ञा लेकर, अब वो नए संसद भवन में जा रहे हैं। और कई ऐसे मंत्री, ऐसे सांसद हैं जो लंबे समय से यहाँ पर काम करते रहे हैं, देश की सेवा करते रहे हैं, तो उनके लिए बेहद ऐतिहासिक पल यहाँ पर रहा है, क्योंकि पुरानी यादें और पुरानी यादें हमेशा ही, चाहे हम जगह बदल लें, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिल में रह जाती हैं। तो अगर हम पुराने संसद भवन की बात करें तो एक तस्वीर ये भी है, और अगर हम नए संसद भवन की बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल बेहद ऐतिहासिक भावनापूर्ण एक स्पीच दी थी, तो प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि सत्र जरूर छोटा है लेकिन आगे जाना है, तो नए संसद भवन से और नए ऐतिहासिक फैसले होंगी, नई चीजें होंगी, और भारत की जो एक नई तस्वीर है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, वो कहीं ना कहीं इस नए संसद भवन से साकार होगा आने वाले समय में। तो वो भी खुशी है कि उसकी भागीदारी रहेगी, उसके सहयोगी हम बनेंगे। तो तमाम सांसद, मंत्री, इन दोनों चीजों को अगर मिलाकर देखें तो पुराने संसद भवन की यादें हैं, नए संसद भवन में जाने की खुशी है, और उसकी भागीदारी होने की सबसे ज्यादा खुशी है, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो वो सबसे बड़ी चीज होगी कि हम उस समय, उस पल के, उस जगह के भागीदार थे। जी बिल्कुल, इस पर कोई दो राय नहीं है, उस पल के भागीदार थे, ये कहा जाएगा, समझा जाएगा। और तो कई मानों में यह दिन खास हो गया है, जिस तरह से जब भी इस बात की घोषणा हुई थी कि एक विशेष सत्र संसद का बुलाया जाएगा, तब से इस बात को लेकर सवालात थे कि आखिर इस विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है, इस विशेष सत्र में क्या हो सकता है, किस तरह की बातें हो सकती हैं, कौन कौन सा बिल आ सकता है। इसको लेकर एक साइलेंस जैसा था, एक सस्पेंस था, लेकिन अब तस्वीर लगभग साफ हो गई है। एक बार फिर से अब आते हैं इस बात पर, रचना, इस पर थोड़ा सा और अपने दर्शकों को मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि जो महिला आरक्षण बिल है, इसको लेकर पहले भी काफी कुछ इस पे बातें हुई थी। हम कह सकते हैं कि सफर की कई सीढ़ियां चढ़ी गई थी उस वक्त, जब सुषमा स्वराज भी उस वक्त जीवित थी, और किस तरह से मिठाइयां खिलाकर और खाकर सब एक दूसरे को बधाइयां भी दे रहे थे, लेकिन ये बहरहाल अपने पूरे मंजिल जो है तक वो पहुंच नहीं पाया था। लेकिन अब जो ऐसा लग रहा है कि महिला आरक्षण बिल पेश होने वाला है, उसकी रूपरेखा क्या होगी अभी तो बताना थोड़ा मुश्किल है, इसमें कुछ तब्दीली की गई है या नहीं की गई है, लेकिन इसको लेकर चर्चा क्या हो रही है? देखिए, अगर हम महिला बिल की बात करें तो 2010 में इसे राज्यसभा में लाया गया था, और उस समय जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार थी और जो वो बिल है वो उस पर चर्चा नहीं हो पाई थी, पास नहीं हो पाया था, तो उसके बाद लगातार ये इंतजार था कि लोकसभा में से लाया जाए और उस बिल को पास किया जाए। और ठीक करीबन 27 साल के बाद अब इस तरीके की स्थिति फिर से आ रही है कि महिला बिल पर बात होगी। और महिला बिल की बात अगर हम करें तो विशाल, मैं आपको ये भी बता दूं कि महिला बिल अगर पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तो उसके बाद 33% यानी कि 1/3 भागीदारी जो है वो महिलाओं के लिए सुनिश्चित हो जाएगी, जिसमें SC, ST एंड इंडो जो इंडियन है उन लोगों के लिए, और
कहीं ना कहीं जो सवाल उठते रहे हैं कि संसद में महिलाओं की भागीदारी कम है। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो 15% ही भागीदारी है। तो इस बिल के पास हो जाने से जो महिला सांसदों की, महिला मंत्रियों की जो भागीदारी है वो वहां पर बढ़ेगी। और जिस तरीके से महिलाएं आज पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, समानता के उस पर चल रही हैं, तो ठीक उसी तरीके से वहां पर भी वो चीजें देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ये जो महिला बिल अगर पास होता है तो ये सिर्फ 15 साल के लिए रहेगा। ये जो रिजर्वेशन है वो 15 साल के लिए रहेगा, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो उस समय की, जब 2010 में से लाया गया तो ठीक अब जब इस पर बताया जा रहा है कि इस बिल को मंजूरी दे दी गई है, तो आज फोटो सेशन से पहले कई तरीके के बयान भी विपक्ष की तरफ से सामने आए। विपक्ष का कहना है कि ये आरक्षण जो बिल है वो हमारा है, राजीव गांधी का ये सपना था, और कहीं ना कहीं चुनाव से ठीक पहले जो बीजेपी है वो इसका क्रेडिट लेना चाहती। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर शुरू हो गए हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अगर उस समय पर यह बिल लाया गया था तो आखिरकार पास क्यों नहीं किया, तब तो आपकी सरकार थी। तो इस तरीके के तमाम आरोप प्रत्यारोप के जो दौर है वो भी देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि कल इस बिल को पेश किया जाएगा, तब देखना होगा कि किस तरीके की तस्वीर सामने निकल कर आती है। क्योंकि फिलहाल तो अभी सब इसके पक्ष में है, लेकिन यहाँ पे आरोप और जो है वो बातें जरूर यहाँ पर आ रही हैं। बिल्कुल रचना, ये अहम है। अब मैं आपसे दरअसल जानना ही चाहता हूं कि क्या आपकी कुछ महिलाओं से, चाहे वो सांसद रही हो या असेंबली में कहीं वो सदस्य हो या कुछ सोशल एक्टिविस्ट हो, वो इसको लेकर क्या कह रही हैं? मतलब चूंकि हमारे यहाँ देश में इत्तेफाकन ऐसा होता है कि कोई भी इस तरह का मूव जो है वो उसकी कोई एक टाइमिंग होती है। तो क्या अभी की जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को लेकर भी कुछ खास चर्चा है कि ये टाइमिंग क्या है और इस टाइमिंग को कैसे रिलेट किया जा रहा है? चूंकि डेवलपमेंट्स हैं, चुनावों की भी संभावनाएं हैं, कुछ राज्यों में तो होनी ही है, और अगले साल लोकसभा की भी जनरल इलेक्शन भी होना है। तो ऐसे में टाइमिंग को लेकर क्या चर्चा हो रही है इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभी इस बिल को मंजूरी मिली है और कल ये बिल पेश किया जाएगा। उसके बाद क्या इसके प्रस्ताव रहेंगे, क्या इसकी ड्राफ्टिंग रहेगी, ये कल ही साफ हो पाएगा कि किस तरीके से ये चीजें हैं। क्योंकि जैसे कि कहा जा रहा है कि 33% यानी कि 1/3 हिस्सेदारी जो है महिला सांसदों की रहेगी। चूंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी हैं, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो जाहिर सी बात है ये चीजें उस पर जरूर असर डालेंगी। लेकिन अभी इसकी पूरी प्रस्तावना किस तरीके रहेगी, जब ये कल बिल पेश होगा उसके बाद ही ये पूरी तस्वीर सामने निकल कर आ पाएगी कि कितना असर ये डालेगी, क्या किस तरीके से इसका जो क्राइटेरिया है वो तय किया गया है, क्या मानक इसके रहे हैं, क्या मापदंड तय किए गए हैं इस बिल को लेकर। जी रचना, बहुत शुक्रिया आपका खास बातचीत के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरह से आज का ये दिन बहुत खास है और ये संसद का विशेष सत्र है जो सोमवार से शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि ये विशेष सत्र खासतौर से इसलिए भी ज़्यादा याद किया जाए कि इसकी विशेषता एक तो ये ज़रूर रही कि ये संसद का 5 दिनों का विशेष सत्र ये शुरू, यानी ये विशेष सत्र की शुरुआत भले ही पुराने भवन में हुई है, लेकिन इसका जो अंत होगा वो संसद के नए भवन में होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही खास इस मानो हो जाता है कि ये ब्रिज कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है ये सत्र पुराने संसद भवन को नए संसद भवन से। इस ये जो नया विशेष सत्र जो है, विशेष संसद का विशेष सत्र है, इसकी शुरुआत पुराने संसद भवन में हुई है। आज उसका दूसरा दिन है, विशेष सत्र का दूसरा दिन है, लेकिन ये विशेष सत्र का जो एंड होगा, जो अंत होगा, वो होगा नए भवन में। तो ये एक कनेक्टिंग सत्र भी हम इसको मान सकते हैं। इस दृष्टि से एक तो ये काफी अहम है। दूसरा ये अहम इसलिए भी है कि इस विशेष सत्र में ऐसे इशारे हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि सरकार महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है। तो क्या वाकई सरकार ऐसा करने जा रही है? और अगर ये महिला आरक्षण बिल पेश हो रहा है तो क्या इसमें, इसकी प्रस्तावना में, जैसा अभी रचना बता रही थी, कुछ रद्दोबदल होगा या फिर पिछली बार की तरह ही जिस तरह से महिला आरक्षण बिल 1996 में पहली बार जब उस समय एचडी देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन ये पारित नहीं हो सका था। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। तो इस बार क्या इसका अंजाम क्या होगा? क्या इस बार वाकई कुछ ऐसा हुआ है कि कोई हृदय परिवर्तन हो गया हो और कुछ बहुत ज्यादा इसमें अचानक ऐसा लगने लगा हो कि ये देश के लिए वाकई बहुत ही जरूरी है,
इस पे समय आखिर क्यों लग गया इतना? जब पहली बार ये बिल 1996 में आया था, उसके बाद फिर ये पेश हुआ लेकिन पारित नहीं हो पाया। फिर अब इसको जब पेशी की बारी है तो तकरीबन जो है इसमें 27 साल का वक्त गुजर चुका है। ऐसे में ये काफी अहम है, जो भी है देर हुई है शायद, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी इसमें पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं वो इसे यही कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आयद, लेकिन देर तो हो गई है। तो एक इस मानव में काफी अहम होगा कि ये सत्र जो संसद का विशेष सत्र है, जिसके बारे में विपक्ष काफी ये सवाल भी उठाता रहा पहले कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, सरकार इसके बारे में पत्ते क्यों नहीं खोल रही, बता क्यों नहीं रही कि ये विशेष सत्र हमने क्यों बुलाया है। आज विशेष सत्र का दूसरा दिन है, पहला दिन आज, दूसरा दिन। दूसरे दिन में आप ये देख रहे हैं एक बहुत ही ये यादगार है, क्योंकि जिस तरह से हालिया दिनों संसद में जब भी सत्र चले हैं और जिस मामले को लेकर के जो विपक्ष और पक्ष बीच में जो नोकझोंक हुई है, उन सब के बावजूद आज देखिए लगभग तमाम सांसद, खबरों के मुताबिक तो यही है कि सारे के सारे सांसद मौजूद हैं और स्पेशल फोटो सेशन चल रहा है। संसद भवन जो पुराना भवन है उसमें एक तरह से अंत हो रहा है अब कार्यवाहियों का, और उसके बाद नए संसद भवन में प्रवेश होना है। तो उससे पहले तमाम सांसदों का एक साथ बैठना और उनका ये फोटो सेशन, ये काफी यादगार लम्हा है। तो एक तो ये हो गया कि ये विशेष सत्र का जो है इसकी शुरुआत बल्कि हो चुकी पुराने भवन में, लेकिन ये विशेष सत्र जब अंत होगा तब तक वो नया भवन में ये अंत होगा। तो एक ये काफी ऐतिहासिक रहेगा, कभी भूला नहीं जा सकता, हमेशा याद रहेगा। दूसरा ये कि इस विशेष सत्र में पूरे इशारे इस बात के मिल रहे हैं, पूरा संकेत मिल रहा है कि महिला आरक्षण बिल जो है वो पेश किया जा सकता है। हालांकि इसमें लेके थोड़ा सा अभी भी एक कह सकते हैं कि एक रोचकता इसलिए बढ़ गई है, एक सस्पेंस बढ़ गया है कि उसको लेकर जब बात होने लगी कि क्या वाकई महिला आरक्षण बिल लोकसभा में मतलब ये इस बार पार्लियामेंट में इसको रखा जा सकता है, और कैबिनेट का फैसला सार्वजनिक तो नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी है कि जो नरेंद्र मोदी काबीना है, जो कैबिनेट है, उसने इस बिल को मंजूरी दे दी है, महिला आरक्षण बिल को। और इसको लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट भी कर दिया, इसकी जानकारी भी दी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। तो ट्वीट को डिलीट क्यों किया गया, जानकारी दी फिर ट्वीट डिलीट कर दिया, तो ये कुछ ऐसी इसमें डेवलपमेंट्स हैं जो कई सवाल अभी भी खड़े कर रहा है। कुछ इस पर रोचकता बनी हुई है, लेकिन फिर भी ये अहम है, चर्चा में काफी आ चुका है कि ये महिला आरक्षण बिल जो है सरकार पेश कर सकती है। तो इसको लेकर भी इस नए और विशेष जो सत्र है इसको काफी याद रखा जाएगा। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज बिल्कुल वही खबर है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मोदी कैबिनेट में मिल चुकी है, जिसका अभी हम जिक्र आपसे कर भी रहे थे। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो एक दिन पहले जो देर शाम काबीना की मीटिंग हुई है, जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट की जो मीटिंग हुई, उस कैबिनेट की मीटिंग में इस बात को मंजूरी दे दी गई है, यानी महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी गई है। और इसलिए इसकी पूरी संभावना है कि ये बिल जो है संसद में रखा जाएगा, पेश किया जाएगा, और इससे काबीना में यानी कैबिनेट को इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है। अब इसकी बारी है कि ये क्या संसद में रखा जाए, पेश किया जाए। तो इसको लेकर हालांकि कई तरह की बातें हो रही हैं, और विपक्ष जो है वो भी इसको लेकर अपनी बात कह रहा है अपने अंदाज में। विपक्ष के नेता, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो ये भी कह चुके हैं कि दरअसल ये बिल तो हमारा है, यानी कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में या कांग्रेस से ये बिल लाया था, ठीक है, उसका अंजाम जो भी हुआ, लेकिन ये बिल हमारा है, हमारी कोशिश थी। तो एक तो ये है कि इसको लेकर अब ये भी जो है दावे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बात ये है कि क्या 1996 में जो इस महिला आरक्षण बिल के साथ हुआ था, क्या इस बार नहीं होगा? क्या इस बार जो है इसमें पूरी ईमानदारी के साथ सब लोग इस पर जो है बिल्कुल वही रुख रखेंगे जो जैसा सब कहते रहे हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में बात आती है तो फिर कई बार अंदाज बदलता भी नजर आता है, लेकिन इस बार शायद ये ऐसा ना हो। कहना पड़ते हैं कि खाना कैसा था, ये मीठा थी या तीखा थी, तो बाद में पता चलेगा ना। पहले तो लाने दीजिए,
हम तो चाहते हैं कि वुमेन रिजर्व बिल जल्द से जल्द लाया जाए और पारित भी किया जाए, लेकिन उसके अंदर क्या है मैं अभी कैसे बताऊं। पहले लाने दीजिए, उसके बाद हमारे पार्टी की तरफ से जरूर हमारी व्याख्या दिया जाएगी। ये तो आप मानते हैं कि अगर सरकार ला रही तो जीत है आप लोगों की? नहीं, हम जिस ढंग से लाना चाहते हैं उस ढंग से अगर तो लाए, लेकिन ये वुमेन रिजर्वेशन बिल इसकी शुरुआत यूपीए सरकार ने और खास मैडम सोनिया गांधी जी ने की थी, इसकी पहल शुरू की थी। इतने सालों लग गए, लेकिन फिर भी अगर आए तो बेहतर तो जरूर हुए। हम तो खुशी होंगे, पहले तो लाने दीजिए। तो अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस लीडर है, अभी आपने उनको सुना। 31% आरक्षण महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण की ओर बड़ा कदम है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कुछ ऐसे फैसले होने वाले हैं जो आश्चर्यचकित करेंगे और लोगों को एक सही दिशा की ओर ले जाएंगे। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी का विजन अपने आप में एक उदाहरण है। तो मुझे लगता है आने वाला समय हमारी माताओं बहनों के लिए भी अच्छा समय है। हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने एक जबरदस्त फैसला लिया है, जिसके अंदर 33% आरक्षण जो है महिलाओं को मिला है। पार्लियामेंट में, असेंबली के अंदर आज महिलाएं और खासकर पूरे देश की महिलाएं जो है आज लॉ मेकर्स बनेंगी, और खासकर ये तोहफा प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है उससे महिला सशक्त होंगी, और खासकर जो महिलाओं के लिए लॉज हैं वो महिला स्वयं पार्लियामेंट में बैठ के बनाएंगी। तो यहां पर ये बात कहना जरूरी है कि इसकी प्रस्तावना क्या है, प्रोविजंस क्या है, इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सिर्फ इतनी खबर है कि महिला आरक्षण बिल कैबिनेट को इसकी मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट से इस बिल को मंजूरी मिल गई है, लेकिन अब ये बिल जो है संसद के पटल पर रखा जाएगा। उसकी प्रस्तावना क्या होगी उस पर अभी बहुत कुछ साफ नहीं है। अलग अलग पार्टियों का रुख क्या होगा और इसका हशर क्या होगा, उम्मीद की जानी चाहिए कि बेहतर होगा, लेकिन अभी इस तरह से ये कह देना कि ये बिल पास हो गया या कानून बन गया, ये अभी कहना सही नहीं है। और इसके साथ ही यहां पर एक छोटा सा हम ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक के बाद हम कुछ और भी खबरें हैं उस पर नजर डालेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। पानी को कैसे क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप भी रहे मौजूद। बिलासपुर के सेव गांव में शहीद अकेश भारद्वाज के घर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद अंकेश के माता पिता को सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिलारू में नवनिर्मित 6 लेन वाले 200 मीटर और ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। इस वक्त एक अहम खबर, जम्मू कश्मीर राज्य चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना। जम्मू कश्मीर राज्य चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना, पंचायत मतदाता सूची के लिए जारी की सूचना। और सुधार, शिकायत, आपत्ति, यानी इसमें करेक्शन करना है, कुछ कंप्लेंट है या इस पर कोई एतराज है तो शिकायत, सुधार और आपत्ति कराया जा सकता है दर्ज। मतदाता सूची में सुधार को लेकर ये सूचना जारी की गई है। तो इस वक्त एक अहम खबर है कि जम्मू कश्मीर राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत मतदाता सूची के लिए जारी कर दी है सूचना। सुधार, शिकायत या आपत्ति कराया जा सकता है दर्ज। मतदाता सूची में सुधार को लेकर ये सूचना जारी की गई है। जम्मू कश्मीर राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत मतदाता सूची के लिए ये एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत सुधार या शिकायत या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। मतदाता सूची में सुधार को लेकर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं कि अनंतनाग के गडोल में कोकरनाग में जो अनंतनाग के कोकरनाग का गडोल है वहां ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का 7वां दिन है आज। ऑपरेशन का ये आज का 7वां दिन है और इलाके की घेराबंदी लगातार जारी है।
और बल्कि इसे और स्केलेट किया जा रहा है, इसे और नए स्तर पर ले जाया जा रहा है ताकि किसी भी सूरत में जो वहां पर दहशतगर्द हैं, जो आतंकी हैं, उन्हें राह फरार न मिल पाए। और ये हालांकि कई सवाल खड़े कर रहा है। 7वें दिन में ऑपरेशन जारी है। 7वें दिन आज ये ऑपरेशन जो है 7वें दिन की शुरुआत में है। 7वां दिन का ये ऑपरेशन हो गया है। इससे पहले 6 दिन तक लगातार ये इस तरह की कार्रवाई होती रही है। आज 7वां दिन है, लेकिन खबर तो यही है कि काफ़ी स्ट्रैटेजिक मूव है और कोशिश ये है कि किसी भी सूरत में अगर जो दहशतगर्द वहाँ हैं तो उन्हें भागने न दिया जाए, बल्कि इससे पहले जिस तरह से हेवी बॉम्बिंग हुई है और लगातार जो उनका हाइड आउट है, जो उनके छिपने की जगह है या जो उनकी कमीन गाह है, उसमें ज़बरदस्त तरीके से बॉम्बिंग की गई है, उसको अटैक किया गया है ताकि वो तबाह हो सके। और इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल है उसके लिए हम रुख करेंगे अपने रिपोर्टर मुदस्सिर का, जो लगातार इस पिछले 7 दिनों से इस खबर पर बने हुए हैं, उसको अपडेट दे रहे हैं। मुदस्सिर, आज ये 7वें दिन में दाखिल हो चुका है ये ऑपरेशन। मैं जानना चाहूंगा कि आज अगर सुबह से लेकर अभी तक देखें तो आपने क्या फर्क महसूस किया है? किस तरह की ऑपरेशन में जो इसमें तेजी या इसमें कुछ हिकमत अमली में तब्दीली क्या नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि गुज़श्ता 6 दिनों से लगातार ये ऑपरेशन जारी था और आज 7वां दिन है जिस तरह से आपने कहा। और आज हमने ये देखा कि जो इसका कॉर्डन का दायरा था उसको मजीद वसी कर दिया गया है। ज़राए के हवाले से अगर बात करेंगे तो ये न सिर्फ गडोल एरिया तक ही सीमित है ये कॉर्डन, बल्कि जो आसपास के इलाके हैं या फिर जो बॉर्डर एरियाज हैं इसके, जैसे पीर पंचाल रेंज की अगर हम बात करेंगे तो इसका बॉर्डर जो है चिनाब वैली से भी मिलता है और दूसरी ओर जो है पुनछ राजौरी जो इलाका है उससे भी ये बॉर्डर जो है वो मिलते हैं। और ऐसा बताया जा रहा है, माना जा रहा है कि उन जंगलात में भी अब कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। इसका मतलब यही हुआ है कि अगर यहां से मिलिटेंट बच निकलने में किसी तरह से भी कामयाब हो जाए तो वहां पर उनको दर दबोचा जाए। और ये जो पूरा एरिया है जंगलात से घिरा हुआ है, यकीनी तौर पर मुश्किलात काफी आ रही है सुरक्षा बलों को इस ऑपरेशन को टैकल करने में और इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ करने में। लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि आज दोपहर तक या सफर तक इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जाएगा, लेकिन जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो जारी रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि जो हैवी जो फायरिंग हुई और जो एनकाउंटर या एक्सचेंज ऑफ गन बैटल हम कह सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ फायर जो हुआ, तो उसमें 1 या 2 मिलिटेंट शामिल नहीं हो सकते हैं। ये आशंका लगाई जा रही है कि इसमें 3 से ज्यादा मिलिटेंट जो है वो शामिल हो सकते थे। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि अगर मिलिटेंटों को न्यूट्रलाइज किया गया है तो कितनी डेड बॉडीज वहां पे मिलती है, कितनी बॉडीज को वहां से रिट्रीव किया जाता है, तो उस पर यह निर्भर करता है। और उसके बाद जो तादाद जिस तरह का कयास लगाया जा रहा है कि जो इस एनकाउंटर में शामिल थे, तो उसी पर यह ऑपरेशन फिर डिपेंड होगा। अगर मिलिटेंटों की तादाद ज्यादा मानी जाती है और बॉडीज या न्यूट्रलाइजेशन में कोई मिलिटेंट नहीं मिला या अगर कम तादाद में जो बॉडीज है वो मिली, तो उस पर फिर यह ऑपरेशन निर्भर करता है कि ऑपरेशन को कितना इंटेंसिफाई किया जाएगा। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन जो है ये जारी है और ऐसा आज दिख रहा है, हमें महसूस हो रहा है कि कंक्लूडिंग स्टेज पे है और जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। और सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करेंगे, ऑलरेडी यहां पर जो है आला अफसरान है पुलिस के और आर्मी के या फिर सीआरपीएफ के, तो ऐसा भी माना जा रहा है कि शॉर्टली जो जीओसी 15 कॉर्पस है तो वो भी इस एरिया को विजिट करेंगे और जो आखिरी तफासिल है इस ऑपरेशन की उससे जानकारी हासिल करेंगे, जवानों के साथ बातचीत करेंगे। और उसके बाद ऐसा भी लग रहा है कि शायद आर्मी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए या पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए, क्योंकि लगातार हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आर्मी के आला अधिकारी है या पुलिस के आला अधिकारी है उनसे बराह रास्त तौर पर हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई भी स्टेटमेंट गुज़श्ता 3 या 4 दिनों से सामने नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ये कहना भी मुश्किल है कि कितनी कैजुअलिटीज हुई है यहाँ पर। जिस तरह से हमने देखा कि पहले जो एक्सचेंज में ऑफ फायर में ही 3 कैजुअलिटीज हुई सिक्योरिटी फोर्सेज की और उसके बाद एक और बॉडी को रिट्रीव किया गया, तो ऐसे में 4 कैजुअलिटीज जो है वो नुमाया तौर पर हुई है। अब जो जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि और बॉडीज वहां पर मिलने का खदशा है, तो ऐसे में ये देखा जाएगा कि क्या वो बॉडीज किसी मिलिटेंट की है या कोई और है, तो उस बात की भी जो है जांच पड़ताल चल रही है। तो ऐसे ही पहले ही जिस तरह से एक जो चार्ट बॉडी थी, जो अदम शिनाख्त एक लाश वहां से मिली थी, तो उसके लिए जो है डीएनए नमूने भी हासिल किए गए थे पहले ही। तो ऐसा बताया गया था कि ये बॉडी शायद मिलिटेंट की हो सकती है जो वहां पर मौजूद थे उस गन बैटल में। तो उस तरह से उसका जो ये डीएनए है, डीएनए नमूने हासिल किए गए हैं एफएसएल के द्वारा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आज कौन सा रुख ये ऑपरेशन
ऑपरेशन लेता है और क्या आज के दिन ही ये कंक्लूड होगा। और जिस तरह से हमने कहा कि आइंदा दिनों में कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा, लेकिन जो एनकाउंटर है, जो एनकाउंटर के लिए ऑपरेशन है, ये आज उम्मीद की जा सकती है कि उसको आज दोपहर या सफर तक कॉल ऑफ किया जाएगा। जी मुदस्सिर, ये तो काफी तफसील से आपने तमाम जानकारी दे दी है, लेकिन एक सवाल मुदस्सिर यहाँ पे करना चाहूंगा कि आपने बताया कि कुछ डेड बॉडीज और हो सकती हैं, ऐसे खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। दरअसल इस खदशे से क्या क्या सवाल खड़े होते हैं? क्या ये माना जाए कि ये डेड बॉडीज किसके हो सकते हैं, मतलब कैसे तय होगा और ये कब तक तय हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से अभी अगर हमने देखा, अभी की बात करेंगे तो एसडीआरएफ ने एक अहम भूमिका निभाई है इस पूरे ऑपरेशन में। तो आज फिर अलसबा हमने देखा कि एसडीआरएफ की टीमें जो है वो उस स्पॉट की जानिब रवाना हो चुकी है और एसडीआरएफ उसी वक्त तलब की जाती है जब इस तरह का कोई बॉडी रिट्रीवल प्रोसेस हो या वहां से कोई किसी इंजर्ड को इवैक्यूएट करना हो, तो तब एसडीआरएफ की मदद जो है वो ली जा रही है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो ही वो बॉडीज जो है नीचे आएंगी, ऐसा अभी हम ये भी नहीं कह सकते, इस बात की कोई तस्दीक नहीं है कि वहां पर कोई बॉडी है या नहीं है, लेकिन जिस तरह से एसडीआरएफ की मूवमेंट हम देख रहे हैं और जराए की बात होती है, तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो है मजीद बॉडीज मिलने का इम्कान है। तो जो ही उनको डाउन किया जाएगा, वहां से नीचे लाया जाएगा बॉडीज को, तो इस बात की जरूर पुष्टि होगी कि ये बॉडी किसकी है, क्या कोई मिलिटेंट इसमें न्यूट्रलाइज हुआ है। और पूरा जो जिस तरह से हमने भी कहा कि जो हाइड आउट है अभी उसमें जो है लास्ट फाइनल जो सर्च ऑपरेशन है वो बाकी है। और जिस तरह से देखा गया कि पहले इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया, जो अनएक्सप्लोडेड शेल्स है उनको एक्सप्लोड किया गया, जो वहां पर धमाका खेज मवाद था उसको भी तबाह कर दिया गया। और अब जो फाइनल जो ऑपरेशन है, फाइनल सर्च ऑपरेशन, सर्च अभियान है, तो वो हाइड आउट के अंदर जरूर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो शुरू करेंगे और उस के बाद जो है इस ऑपरेशन को लगता है कॉल ऑफ किया जाएगा, क्योंकि फाइनल वही स्पॉट है जहां पर अब तलाशी लेना या फिर जो सर्च अभियान है वो करना बाकी है। और वहां पर ये देखा जाएगा कि क्या वहां पर जो मिलिटेंट मौजूद थे उनकी कोई बॉडी वहां से मिलती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। आपने लगातार इसे कवर किया है पिछले 7 दिनों तक से, और आप फिर आपके पास वापस लौटेंगे अपडेट के लिए। तो अनंतनाग के गुडौल कोकरनाग में जो ऑपरेशन है उसे मजीद तेज कर दिया गया है और कोशिश यही है कि जो भी दहशतगर्द अगर हैं उस इलाके में छुपे हैं तो उन्हें फरार होने का मौका ना फराहम किया जाए। साथ ही जो अभी मुदस्सिर ने बताया कि कुछ डेड बॉडीज के बारे में खबरें हैं, उसे रिट्रीव करना है। ये डेड बॉडी किसकी हो सकती है, ये एक सवाल अहम है। हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में इसका जवाब भी मिल जाए। और भारत ने कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है बयान। कनाडा में हिंसा की घटनाओं के लिए भारत को दोषी ठहराना बेतुका इसे बताया गया है। खालिस्तान समर्थक हरदीप निज्जर की मौत पर जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर लगाए हैं गंभीर आरोप, जिसके बाद ये जो खबर है इसके मुताबिक भारत ने इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया। भारत ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए जो विदेश मंत्रालय है उसने इसे खारिज किया है और साथ ही ये बताया है कि ये बातें बेबुनियाद हैं, गलत हैं। तो भारत ने कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से भारत के विदेश मंत्रालय है उसकी ओर से एक बयान जारी किया गया और उसमें कनाडा में हिंसा की घटनाओं के लिए भारत को दोषी ठहराना उसे बेतुका बताया गया है। खालिस्तान समर्थक हरदीप निज्जर की मौत पर जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए हैं। जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने उनकी बातों से ये इशारा मिल रहा है कि वो इसका जिम्मेदार कहने की भारत को या भारत से जुड़ी जो एजेंसीज हैं उनके मत्थे मानना चाहते हैं, जिसका भारत ने खंडन किया है। और भारत ने एक ऑफिशियल एक बयान जारी करते हुए इसका जो है न सिर्फ ये कि इसे गलत बताया है, विरोध किया इसका, बल्कि इसे खारिज भी कर दिया है। हिमाचल सरकार का पूरा मंत्रिमंडल, हिमाचल सरकार के पूरे विधायक सड़कों पर उतरे और उस आपदा के समय भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेस के माध्यम से बयान दे रहे थे कि मॉनसून सत्र बुलाइए, मॉनसून सत्र बुलाइए। और आज जब आपने मॉनसून सत्र बुलाया तो ये राज्य की आपदा के प्रति गंभीर नहीं है। राज्य की आपदा के प्रति कोई गंभीरता इनमें नजर नहीं आती। तब आपदा को रोकने का काम करते थे,
आज जब आपदा से क्षेत्र से संबंधित सरकार कोई संकल्प ला रही है तो आज उसको रोकने का ये प्रयास कर रहे हैं। मैं आज इस मंच पर ये कहना चाहता हूं कि हम हिमाचल के लोगों के लिए अपनी तरफ से स्पेशल रिलीफ पैकेज लाएंगे। आपदा प्रभावित परिवारों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अगर किसी आपदा प्रभावित परिवार नहीं है और किसी दूसरे व्यक्ति को दिया, उस क्षेत्र के अधिकारी को भी सरकार एक्शन लेगी और स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है। तो ये आपने सुना कि सुखदेव सिंह सुक्खू जो है वो क्या कुछ कह रहे थे, क्योंकि वहां भी सत्र जो चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, और उस सत्र में हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखदेव सिंह सुक्खू, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि दरअसल आपदा के समय में जो है हमें बिल्कुल एकजुटता के साथ आपदा से कैसे निपटा जाए, उसके लिए हम क्या जो है स्ट्रैटेजी बनाएं, इस पर फोकस करना चाहिए, ना कि इस पर राजनीति होनी चाहिए। और उनका कहना था सुक्खू का कि विपक्ष जो है वो इसको लेकर आप राजनीति कर रहा है, और पहले तो ये कि वो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाए तो ये बेहतर होता, लेकिन उसको लेकर के भी कोई सकारात्मकता नजर नहीं आ रही है, जैसा उन्होंने कहा था विपक्ष की तरफ से। और जब इस पर चर्चा हो रही है, गहनता से चर्चा हो रही है, तो इस पर भी जो है उनका रुख बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। तो दरअसल इस विषय पर भी, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश में जो मानसून को लेकर के जो बारिश और फिर उसके बाद के जो हालात बने हैं, उस पर काफी नुकसान पर हुआ है, और जो सामान्य बारिश से तकरीबन 25% से भी ज्यादा बारिश इस बार दर्ज की गई है, और जिसके नतीजे में काफी वहां पर हालात जो है अबतर हो गए हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। नेशनल हाईवेज कई ऐसे हैं जिन पर अभी भी बहुत अच्छे से जो है वो परिचालन नहीं हो पा रहा है गाड़ियों का, इसलिए कि वो बिल्कुल खस्ता सड़कें हो गई थी, और खासतौर से मौसम की नजर वो सड़कें हो गई थी। तो इन ऐसी सड़कों पर पूरा शदोमत से काम जारी है, बहुत तेजी के साथ जारी है कि वो काम पूरा हो जाए। और साथ ही साथ ये कि जो भी नुकसान हुआ है, इसमें खुद सीएम सुक्खू ने कई क्षेत्रों का दौरा किया है, और कोशिश ये है कि जिनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उनको जल्द से जल्द राहत कैसे पहुंचाया जाए, इसके बारे में गौर किया जा रहा है। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, हमें ये बताएं कि हिमाचल का जो विशेष सत्र, ये जो मतलब सत्र जो चल रहा है वहां पे अभी विधानसभा का, इसमें किस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, और सुक्खू सरकार जो है खासतौर से सीएम सुक्खू वो थोड़ा खुलकर कुछ बोलते नजर आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। देखिए, हिमाचल में जिस तरह की आपदा आई है, इसी को देखते हुए पिछले कल भी विपक्ष की तरफ से जो काम रोको प्रस्ताव लाया गया था, ये इसी पर था कि आपदा पर चर्चा हो, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इसको लेकर एक संकल्प मुख्यमंत्री लेकर आए हैं। एक प्रस्ताव उन्होंने लाया है नियम 102 के तहत, और उसमें इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने का प्रस्ताव है, जो शायद आज उस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी, और आज उस प्रस्ताव को शायद पारित किया जाएगा। तो इस पर यह चर्चा चल रही है। तस्वीरें यहाँ से विधानसभा के बाहर की हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ किस तरह की तस्वीरें हैं। अभी जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य हैं वो अभी यहाँ विधानसभा परिसर में आ रहे हैं, सदन के भीतर जाएंगे। ठीक 11 बजे जो है सदन की कार्रवाई शुरू होगी। देखिए, महत्वपूर्ण चर्चा आपदा पर है, और आज भी बहुत सारे सदस्य हैं, न केवल सत्ता पक्ष के, विपक्ष के और विपक्ष के सदस्य, वो अपने अपने क्षेत्रों में जिस तरह का नुकसान हुआ है उसको लेकर जो है अपनी बात सदन के भीतर रखेंगे। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है, ये कहकर कि बहुत सारी जगहों पर अभी भी हालात जो है सामान्य नहीं हुए हैं। आपदा प्रबंधन को लेकर जो बातें कही जा रही थी वो जो है वो धरातल पर उतरी नहीं है, केवल बातें सरकार की तरफ से हुई है, और बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर पात्र लोगों को भी मदद नहीं पहुंची है। इस पर जो है काफी नोकझोंक पे पिछले कल हुई। हालांकि विपक्ष ने जब हंगामा किया, नियम 67 के तहत जो काम रोको प्रस्ताव था उसको स्पीकर ने नहीं माना, ये कहकर दलील ये दी कि यही विषय जो है नियम 102 के तहत लाया गया है, तो इस पर विपक्ष ने भी वॉकआउट यहाँ पर किया। और उसके बाद जब चर्चा शुरू हुई तो एक एक करके सभी विधायकों ने अपनी बात कही। मुख्यमंत्री ने जब प्रस्ताव पेश किया तो विस्तार से बताया कि किस तरह से यहाँ पर
बातें जो है रखी गई हैं जी। और आपदा के समय किस तरह का काम हुआ है। बिल्कुल। तो और ये अभी रणवीर आपदा को लेकर यहाँ पर आपदा को लेकर चर्चा खूब हो रही है। रणवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि या आपके साथ कोई गेस्ट अगर है तो जी आप उनके पास बात कर सकते हैं। जी रणवीर जी। सुंदर ठाकुर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, सीपीएस से, कुल्लू से विधायक भी हैं। जी हाँ। सीपीएस साहब, पिछले कल भी थोड़ा हंगामा देखने को मिला, आज ये चर्चा जो है जारी रहेगी। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि आपका ना तो आपदा प्रबंधन ठीक था और पात्र लोगों तक भी मदद नहीं पहुंची है। क्या कहेंगे इस पर और आज क्या रणनीति है सत्ता पक्ष की? देखिए, आप के चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री से लेकर हर एक जो मंत्री विधायक सभी लोग ग्राउंड जीरो पे डटे रहे। और बेशक वो 9 तारीख को से जब ये शुरू हुई थी आपदा कुल्लू में, 10 तारीख को हमने रात को नगवाई से 6 लोगों को, मजदूरों को निकाला, जो जबकि वहाँ पे स्थानीय जनता और सभी लोग वहाँ पे जो भी, बेशक वो इलाका द्रंग का था, मंडी का क्षेत्र था, मैं स्वयं वहाँ पे हम पहुँचे हैं और पूरी रात हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और मुख्यमंत्री जी स्वयं उसको देख रहे थे। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी 2 रातें और 3 दिन उन्होंने कुल्लू में गुजारे हैं, हमारे 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, वो सच में एक बहुत बड़ा एक अभियान उन्होंने छेड़े रखा कि नेता प्रतिपक्ष ने तो सदन में कहा कि कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं, रातों रात जो है सिर्फ प्रचार हुआ। नेता प्रतिपक्ष हमारे पड़ोसी हैं, सराज क्षेत्र के हैं। कुल्लू में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, वो अपनी तारीख बताएं, वो कौन सी तारीख को पहुंचे हैं। अब अगर हम नगवाई में वहां पे रात को लोगों को निकाल रहे थे तो नगवाई तो सराज से लगता क्षेत्र है। और जो भी हो, हम भी तो शिमला से कुल्लू पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री भी तो शिमला से कुल्लू पहुंचे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी से पहले तो कोई नहीं पहुंचा, हम स्थानीय लोग थे। लेकिन जो वहां पे ग्राउंड जीरो पे काम हुए हैं, 70,000 पर्यटकों को निकाला है। मैं तो एक सिंपल सा आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं विपक्ष के साथियों से कि हम सब ने आपदा राहत कोष में, मुख्यमंत्री राहत कोष में सभी कांग्रेस के विधायकों ने, मंत्रियों ने, सबने 1 महीने की सैलरी दे दी है। क्या वजह है कि विपक्ष के लोगों ने, जो विधायक है, दल है, उन्होंने किसी ने भी आज तक जो है अपना वेतन इसके लिए नहीं दिया? क्या वजह है? आज देंगे ना, आज देंगे तो अब क्या देंगे? वही बात है, अब इस करके देंगे कि कल उनको सदन में झाड़ा है हमने, जब हम लोगों ने उसी वक्त उस महीने के अपना अंशदान जो है आपदा राहत कोष में दिया है, तो वो आज क्यों देंगे? आज इस करके देंगे कि उनको मुंह बचाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। आज तक 2 महीने उन्होंने आपदा राहत कोष में अपना वेतन क्यों नहीं दिया? हिमाचल की जनता उनको पूछना चाहती है। सवाल लेना चाहेंगे, जो ये प्रस्ताव आपकी तरफ से लाया गया सत्ता पक्ष की तरफ से कि राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, जाहिर सी बात है कि समर्थन आपको शायद विपक्ष का ना मिले, तो विपक्ष तो ये कह रहा है। आपको बताऊं मैं, 16 मई 2013 को जब उत्तराखंड में आपदा आई थी, उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। 16 तारीख को आपदा आई थी और 17 तारीख को 1,000 करोड़ उत्तराखंड को मिला था और उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। आप देखिए, और उसके बाद लगभग उसी वर्ष में 2,000 करोड़ उन्हें मिला और निरंतर तब तक मिलता रहा केंद्रीय सहायता, जब तक कि उत्तराखंड वापस बस नहीं गया। विपक्ष कह रहा है कि मदद तो कर रही है केंद्र सरकार। ये SDRF का या NDRF का पैसा देके नहीं है, जो 1,000 करोड़ में अभी आंकड़े सहित विधानसभा में पेश कर रहा हूं, जो 1,000 करोड़ 2013 में यूपीए सरकार में मिला था, वो कोई NDRF का पैसा नहीं था जो रेगुलर हर एक प्रदेश को मिलता है। वो एक अलग से पैकेज था। कोई भी अलग से आंकड़े नहीं पेश कर पा रहे। इन्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा है। जो विधायक दल अपने अंशदान देने में, अपनी सैलरी देने में 2 महीने लगा दिए सोचने में, तो आप सोचिए उनकी कितनी संवेदना है। ये जनता उनके बारे में पूरा जानती है। ऐसा लग रहा है सुंदर जी आपको तो उनकी सैलरी का इंतजार है। नहीं, सैलरी का हमें नहीं है। एक अंशदान था जो हमने, जब एक तय हो गया
कि एक बच्चे ने भी गुल्लक तोड़ के पैसा दिया, और मुलाजमों ने अपने एक एक दिन की सैलरी दी है। बहुत सारे लोगों ने अपना विधायक दल ने अपना कांग्रेस विधायक दल ने 1 महीने की सैलरी दे दी। तो क्या वजह थी कि भाजपा के लोगों को सिर्फ सदन में लताड़ पड़ने के बाद ही आज वो सैलरी देने को कह रहे हैं? तो आप सोच सकते हैं उनका क्या प्रबंधन है, क्या सोच है। आप सारी बातें, ये पैसे की बात नहीं है, कमिटमेंट की बात है, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो सुंदर ठाकुर सीपीएस हमारे साथ जुड़े थे। देखिए किस तरह से सवाल ये उठा रहे हैं विपक्ष पर, विपक्ष की मंशा पर। खैर ये देखना आज काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि सदन के भीतर आज क्या होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। जिन क्षेत्रों में, जिन विधानसभा क्षेत्रों में जो है आपदा ज्यादा आई है, जहां पर कुछ कमियां भी हैं, वो राज्य सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से भी कहा गया कि शायद कहीं कमी हो तो आप उसके बारे में बताइए, चर्चा होनी चाहिए। एक संवाद होगा, एक सार्थक चर्चा होगी तो जाहिर सी बात है कि इसका लाभ प्रदेश को मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, तमाम जानकारी के लिए। और इसलिए आज ये काफी अहम हो जाता है ये देखना कि आज क्या कुछ होगा सदन में, किस तरह से जो है रवैया रहता है विपक्ष का और किस तरह से जो सत्ता पक्ष है वो इसको लेकर आगे बढ़ती है।